ठीक है। तो समाज क्या हुआ? सामाजिक संबंध आधार बनते हैं। समूह में व्यक्ति और हित महत्वपूर्ण है। संस्था में नियम या कार्य प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। समिति में विशेष हित महत्वपूर्ण है। और समुदाय में निश्चित क्षेत्र का मतलब भौगोलिक क्षेत्र। कैसा क्षेत्र होना चाहिए? ये भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। समस्या कहाँ है सबको समझने में? कि सब में व्यक्ति कॉमन है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना व्यक्तियों के देखे। लेकिन हमें कई बार व्यक्ति नहीं देखने पड़ेंगे, व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों के मन में क्या चल रहा है उससे फर्क पैदा हो जाएगा। क्या ऐसी कोई चीज है जो व्यक्तियों के बिना हो सकती हो? अंतर क्या है कि अगर व्यक्ति के में देख रहे हैं तो क्या देखेगी वो? समूह और समिति। क्योंकि व्यक्तियों का समूह दिखाई देता है, गैदरिंग है ना, एकत्रीकरण दिखता है, लेकिन संबंध दिखाई नहीं देते। तो इससे आप इनके अब अंतर और देखें कि ये आपको क्या मिलेगा? अमूर्त मिलेगा। अगर समाज को आपने सामाजिक संबंध के दृष्टिकोण से देखा है तो जॉनसन जैसे लोगों ने उसे समूह ही माना है, तो उनके लिए समाज मूर्त है, लेकिन आपके लिए मूर्त नहीं है। आपको आंसर लगाना है। जॉनसन के अनुसार पूछे तब तो ठीक है, आपकी कहानी चल जाएगी वहां तक। ठीक, समूह मूर्ति ही होंगे क्योंकि व्यक्ति दिखाई देता है। संस्था चूंकि नियम है और नियम दिखाई, उनका तो अनुपालन संभव है, उनकी समझ संभव है, अन्यथा दिखाई नहीं देंगे आपको। ये अमूर्त है। ये व्यक्तियों का समूह है तो ये भी क्या है? मूर्त है। ठीक, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है तो ये भी मूर्त हो गया। तो निश्चित क्षेत्र पर रहने वाले लोगों का समूह। ठीक है। अब समाज बनता कैसे है? तो निरंतर क्या चाहिए? अंतःक्रिया। निरंतर और जागरूक अंतःक्रिया चाहिए आपको। निरंतर का मतलब दीर्घकालिक। इसमें समय का तत्व महत्वपूर्ण होता है। समय जरूरी है, लंबा समय देना पड़ता है। अब समय कितना देना पड़ता है ये तय नहीं किया जा सकता, कम या अधिकतम नहीं, ये संभव नहीं। ठीक। और चूंकि समाज संबंध है इसलिए समझ जरूरी है। वेबर क्या कहता है, क्या जरूरी है? संबंध किस, दो लोगों के बीच संबंध अगर बनेंगे तो वो समझ से बनते हैं, है ना। समूह के लिए क्या जरूरी है? आपके सामान्य हित होना जरूरी है। तो परिवार, उदाहरण देख लीजिए। परिवार है, आपके समूह के रूप में काम आता है। जाति है, समूह के रूप में काम आती है। ठीक है। और सब सामान्य हित के लिए जुड़े हुए हैं। परिवार में सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इसका मतलब कोई विशेष हित नहीं है उनका। रोटी कपड़ा मकान विशेष हित नहीं होता, सामान्य हित होते हैं, सामान्य स्वार्थ होता है। ठीक। संस्था में इसका आधार क्या है? संस्था का आधार है समाज की जरूरतें। जरूरतों के लिए कुछ निश्चित तरीके होने चाहिए। जो कि क्या बनते हैं बाद में चलकर। तो पहली स्टेज तो यह है संस्था के लिए। अब इसको थोड़ा सा आप आगे देखते जाएं। संस्था का विकास किसने दिखाया? समनर ने दिखाया। पुस्तक का नाम क्या है? फॉकवेज। और नियम एक दिन में ना तो बनते हैं ना ही टूटते हैं। समाप्त होने में समय लगता है जैसे कि विकसित होने में समय लगता है। अगर संस्था नियमों का समूह है तो एक दिन में नहीं बने होंगे। तो समनर जैसे लोगों का मानना है कि संस्था का जन्म किससे है? एक विचार से पैदा होता है। ठीक है। विचार कि आखिर ये काम कैसे पूरा किया जाए, जरूरत। जब वो जरूरत
विचार जरूरतें पूरी कर देता है। तो विचार किस चीज का? जरूरत का विचार। अगर परिणाम आपके समर्थन में आ रहा है, आपके फेवर में आ रहा है, तो आपकी क्या बन जाएगी? वो आदत बन जाएगी। ठीक है। आदत लगातार सफल रहेगी तो अन्य लोग भी क्या करेंगे? आपको कॉपी करने लगेंगे, अनुपालन रखेंगे उसका। तो जाहिर सी बात है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जनरीति में कन्वर्ट। रटने से अच्छा है समझें जनरीति क्या होती है, जन की रीति। ठीक है। ठीक जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर के पास जाना है, किस स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में लेना है, या किस वकील से मिलना है, इन तीनों का चयन हम किससे करते हैं? दूसरे लोगों से पूछ कर करते हैं। ठीक। शॉर्टकट का रास्ता कौन सा है जिस पर दुनिया चल रही है? वो हमें क्या लगता है? शॉर्टकट लगता है, क्योंकि दुनिया ने उसको क्या किया है? आदत से सफल। ठीक है ना। तो पहाड़ों में तो गांव में खेत खेत उतना बड़ा नहीं होता, अन्यथा मैदानों में आप देखेंगे जब गर्मियों में खेत खाली हो जाता है ना, कोई फसल नहीं हो रही होती है, तो लोग पहले, अगर किसी का घर यहाँ है, ठीक, तो रास्ते दो ही थे। अगर कोई यहाँ से आ रहा है तो कहाँ? या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। ठीक है। लेकिन जब खेत खाली है तब तो दूसरा भी क्या करेगा? तो आप देखेंगे फुट मार्क बन जाते हैं, बनते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि सबका फायदा है, सबको लाभ है। तो वहां जन की रीति कुछ समय के लिए क्या बन गई? वो रीति बन जाती। ठीक है। जहां एक आदमी जा रहा है, जहां 10 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, वहां 100 फिर अपने आप ऑटोमेटिकली पहुंचने लगता है। ठीक। क्योंकि सबको लगता है कि हमारा फायदा इसमें होगा। अब कितना कैसे होता है वो बात की बात है, लेकिन सबको उस समय दिखता है कि हमारा फायदा चल रहा है, हो रहा है, तो जनरीति में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जनरीति में क्या जुड़ जाए? सबका हित, तो क्या बन जाएगी? हम्म? नहीं। जब जनरीति में क्या जुड़े? कल्याण का भाव जुड़े। ठीक है। कल्याण भी ना जुड़े, इसे भी हटा दो। जब पूर्वजों का अनुभव जुड़ने लगे, पूर्वजों का अनुभव ऐड हो जाए, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? परंपरा में कन्वर्ट होगी। क्योंकि पूर्वज कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे, तो क्या ये परंपरा है। परंपरा अब सबके लिए क्या हो जाए? समूह कल्याण का भाव जुड़े। ठीक है। और समूह कल्याण का भाव जुड़े, और उसका पालन ना करने पर दंड व्यवस्था हो। दंड मतलब उपहास हो सकता है, समाज निकाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो अब वो किस में कन्वर्ट होगी? रूढ़ी या मोर्स में। तो ये चीज ध्यान देनी है, यानी फॉलो करना ही है, अनिवार्यता जुड़ने लगती है, अब आप मना नहीं कर सकते। तो जनरीति और रूढ़ी में ये फर्क है। यहाँ ऑप्शनल है कि आप नहीं करेंगे तो खास फर्क आपकी आलोचना नहीं होगी, लेकिन अगर रूढ़ी का पालन नहीं किया तो क्या होगा? आलोचना होगी। पनिशमेंट का था या आलोचना, उपहास उड़ाया जा सकता है आपको। ठीक है। ठीक वैसे जैसे किसी के यहाँ कंडोलेंस हुआ हो और आप वहां तड़क भड़क वाले कपड़े पहन कर जाएं, है ना, तो ये आपकी आलोचना का हिस्सा है। आपको लोग कह सकते हैं कि तुम्हें इतनी भी शर्म या इतनी भी लिहाज नहीं है कि तुमने जगह का और माहौल का असर नहीं, तुमने समय का ध्यान नहीं रखा है। कोई बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलती आपको, और ऐसा करना पूरे समूह के लिए कैसा है? लाभदायक होने लगता है।
ठीक है। प्लस अब रूढ़ी में क्या ऐड होना चाहिए, एक ढांचा ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। ढांचे का मतलब क्या है कि वो चीज जो शुरुआत में पैदा हुई उसको कैसे अच्छे ढंग से और किया जाए, कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए, उसमें और कौन कौन से नियम जोड़ दिए जाएं। जब वो जुड़ने लगती है तो ढांचा मान लिया जाता है कि क्या है, ढांचा है। ठीक, तो किसमें बदल जाएगी, वो संस्था में बदल जाएगी। शुरुआत एक नियम से हुई थी, लेकिन ढांचे का मतलब क्या है, उस उद्देश्य को पाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनमें अन्य सहायक नियम भी ऐड होने लगते हैं, या उस चीज को व्यवस्थित और बेहतर कर दिया जाए तो वो आगे बात समझ में, ढांचा प्रॉब्लम हो रही होगी, ढांचा समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहां प्रथा और परंपरा का जहां हमने जनरीति को परंपरा कहा, उसे हम क्या कह सकते हैं, यहां पर प्रथा कह सकते हैं। लेकिन एक फर्क है दोनों में, केवल पूर्वजों का व्यवहार जुड़ रहा है तो परंपरा है, लेकिन कल्याण का भाव जुड़ेगा तो वो प्रथा बन जाएगी, और अनिवार्य कर दी जाएगी तो रूढ़ी हो जाएगी। और एक आकार समय तय हो जाएगा किस समय करना है, इन चीजों को और एड ऑन कर लीजिए तो बनेगी वो संस्था। अब उदाहरण के रूप में आप इसको लागू करके देखिए। अगर हमें विवाह को संस्था मानना है, विवाह का उदाहरण क्या लिखें आप यहाँ पर, संस्था का उदाहरण क्या लिखें, विवाह और परिवार। तो ये फॉर्मूला यहाँ लागू होना चाहिए ना, ये फॉर्मूला लागू होगा तो देखते हैं। इसलिए विवाह का उद्देश्य देख लीजिए, सबसे मूल उद्देश्य क्या है। सोशियोलॉजी में क्या माना जाता है, सेक्स सेटिस्फेक्शन यानी यौन संतुष्टि ही विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ठीक, अगर इसको धार्मिक आध्यात्मिक रूप से या भारतीय मूल्यों के अनुसार ना देखें तो आज तो भारत में भी क्या हो गया कि मूल जरूरतें हैं, शारीरिक जरूरतें, उनको पूरा करने के लिए हम विवाह करते हैं। ठीक है, तो मूल विचार क्या था कि शरीर की जरूरतों को हम कुछ समय के लिए दबा तो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो समाज ने कहा कि चलो पूरा करते हैं। पूरा करने में क्या हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, लोग एक दूसरे को मार दे रहे थे, एक बलशाली कई लोगों पर नियंत्रण कर ले रहा था, क्योंकि ये जरूरतें शरीर के साथ साथ इसमें मन भी अटैच होता है। ठीक, तो जब मन अटैच होगा तो स्थायित्व की मांग आएगी, स्थायित्व की मांग आएगी तो दूसरा पे कब्जा किए बैठा है, हो सकता है कि विकल्प भी न दे आपको। तो माना गया कि इससे समाज में गड़बड़, उस समय समूह में क्या हो रही, गड़बड़ पैदा हो रही। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ये आवश्यक विचार है ना, आवश्यकता तो है ही, तो एक काम करते हैं, ये तय कर लेते हैं कि कौन किससे संबंध नहीं बनाएगा। ये तय नहीं किया कि संबंध कौन कौन बनाएगा, क्योंकि कौन कौन बनाएगा दायरा बहुत बड़ा है, तो कम से कम क्या कर दो, संबंध नहीं बनाना तय कर दो। क्योंकि इससे पहले क्या है यहाँ पर, अगर मॉर्गन की माने तो यौन साम्यवाद है कि यहाँ कोई भी किसी के साथ भी संबंध बना लेता है तो सामाजिक ताना बाना, समाज बन ही नहीं पा रहा है, झगड़े लगातार हो रहे हैं। तो झगड़े ना हो, नुकसान किसी की हानि ना हो, तो क्या करें, ये तय कर लो कि संबंध कौन कौन नहीं बना सकता। तो पहली बार सामाजिक संबंधों का विचार शुरू हुआ। परिवार का जन्म, विवाह का जन्म एक निगेट से पैदा हुआ, निगेशन, निषेध बना कि सब कुछ ठीक रखना है तो निषेध बना दो। क्या निषेध बना दें, संबंधों को परिभाषित कर दिया गया कि कौन कौन नहीं बना सकता। तो सबसे पहले निकट रक्त संबंधियों को कहा गया कि आप नहीं बनाएंगे।
तब पहली बार कहा गया, अगर नहीं बनाएंगे तो संबंध क्या है, तब पहली बार माता पिता और संतान के संबंध सामने आए। पहला संबंध सामने देखा। ठीक, यहां मनुष्य सामाजिक होने लगा। समाज का पहला नियम ये बना, अन्यथा मनुष्य पशु था। ठीक, तो मनुष्य सोच सकता था कि किससे नहीं बनाने, तो यहां बना। अब फिर सिबलिंग्स यानी भाई और बहन के संबंधों पर नियंत्रण हुआ कि आप भी नहीं बनाएंगे, तो दूसरा संबंध सामने आया। तो अब चूंकि नहीं बना रहे, इसका मतलब सब साथ रह रहे हैं, तो हमें पहला समूह भी मिल गया। क्या? परिवार भी मिल गया। ठीक, और कहा जो जिससे बनाना चाहे बना ले। ठीक, तो जब ये नियम कुछ लोगों ने फॉलो किया तो वो क्या बन गई, समाज की आदत बन गई, सबको फायदा होने लगा। एक दो व्यक्तियों ने किया तो आदत बनी ना, अन्य लोगों ने फॉलो किया तो अब क्या बन गई है, सबको फायदा देखने लगा, तो सब अब विवाह करने लगे। और धीमे धीमे इसमें और विशेषताएं जगह के अनुसार जुड़ने लगी, कुछ नियम नए बनने लगे, नए और पुराने हटने लगे, पुरानों में परिवर्तन। जैसे इस्लाम में कहा कि जो माँ जाए हैं, यानी माँ से जिनका जन्म हुआ है, उनमें तो नहीं होगा, लेकिन बाकी रक्त संबंधियों में क्या हो सकता है, विवाह हो सकता है। वो स्थान के हिसाब से था। ठीक, हिंदुओं ने कहा कि गोत्र व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अब सबके संबंधों का दायरा अलग अलग तय था, लेकिन सबने दायरे बनाए। ठीक, यानी अंतः विवाह के नियम से क्या लागू हुआ, विवाह का विचार सामने आया। किसी ने नहीं कहा कि हम विवाह कर रहे हैं, सबने क्या कहा कि इससे संबंध नहीं बनाने। तब विवाह जैसी कोई चीज नहीं थी, ये तय था कि कौन कौन संबंध नहीं बनाएगा, इतना तय कर लीजिए बस, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वहां से संस्था का विचार सामने आने लगा, आदत बनी, जनरीति बनी। तो जब एक दूसरी तीसरी पीढ़ी को भी फायदा होगा, संबंध संकट कैसे हो जाएंगे, संघर्ष कम रहेंगे, तो सबको फायदा भी होने लगेगा। जनरीति से क्या बनी, वो अब परंपरा बन गई। ठीक, अब समाज ने माना कि यार ये तो लाभदायक भी है, और सबके लिए क्या कर दो, आवश्यक कर दो। यानी अब सबको विवाह करना ही पड़ेगा। पहले क्या तय था कि इनसे संबंध नहीं बनाओगे, कर दिया कि आपको संबंध बनाने खुला छोड़ दिया जाएगा, तो आप समाज करेंगे। खुले का मतलब अगर आपको बंधन में नहीं बांधा गया तो कल्याण का मत समझ में आया। कुछ लोगों ने कहा हम नियंत्रण कर लेंगे, बोला संभव ही नहीं है। कुछ ने करके दिखाया तो अलग बात है, भाई तुम्हारी अपवाद है कि 100 में से 2 संत सन्यासी बाल ब्रह्मचारी बन जाओ, लेकिन शुरुआत में तो वो भी संभव नहीं था, सबको करना जरूरी था, सबने विवाह किया। ठीक, क्योंकि उस समय जरूरतें क्या है, शरीर की और पेट की, और आवश्यकता है क्या मनुष्य के पास। ऐसा तो नहीं कि बच्चों को स्कूल भेजना है, क्लास भी लेनी है, कुछ नहीं था। दिन भर शिकार करो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, फिर सो जाओ। ठीक, तो अब जो नहीं कर रहे थे उनके लिए दंड की व्यवस्था या आलोचना की व्यवस्था। भाई आपके सामने कोई अननोन व्यक्ति आता है और आप कहते हैं कि आप विवाहित नहीं हैं, तो हमारी नजर में पहली बार उसके बारे में अच्छा आइडिया नहीं बनता। ठीक है, हम कहते हैं हमें फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन परंपरागत समाज में हम उसके बारे में नहीं रखते शुरुआत, जब तक उसे जानते नहीं तब तक उसके बारे में अच्छा नहीं मानते, तो पता नहीं क्या है कैसा है। और विवाहित होता है तो हमारा तुरंत उस पर भरोसा क्रिएट हो जाता है। इसलिए जब शहरों में लोग किराए पे मकान चढ़ाते हैं तो शर्त क्या रखते हैं, क्यों, है ना, ये याद दाएं बाएं नहीं भागेगा, ये ऑलरेडी कंट्रोल में है, हमें कंट्रोल करने की जरूरत है नहीं इसकी, है ना। तो आप सोच रहे हैं ना कितनी बड़ी वैधता प्राप्त होती है भारतीय समाज में। मॉडर्न से मॉडर्न आदमी भी अपने घर में कपल्स को रखना चाहता है, लेकिन मैरिड कपल्स को रखना चाहता है।
अनमेरिड के लिए उनके लिए समस्या है, वो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे उनके बारे में, और वो न्यूसेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग न्यूसेंस होगा जो मकान मालिक। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो नहीं करने वाले को आलोचना होगी। और अब अगर आपने दायरा तोड़ा, जो नियम बना दिया गया था, अगर वो तोड़े तो दंड की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। यानी अब बहिर्विवाह के नियम भी बनने लगे कि बाहर भी करोगे तो किस हिस्से करोगे, तो करना ही नहीं है इसके, अब बाहर करो, बाहर का दायरा भी, जाति तय हो गई, धर्म तय हो गया, वर्ण तय हो गए, गोत्र तय हो गया, अब इनसे बाहर नहीं करेंगे। यहां तक तो समाज की जरूरतें चलती रही। अब कहा कि इतनी जरूरी चीज है, करना ही करना, और साल में, जीवन में एक बार करना। ऐसे नियम भी बनने लगे कि क्या करना है, वन टाइम एट अ लाइफ पार्टनर को, यानी मोनोगेमी को फॉलो करना है। तो मोनोगेमी का नियम बना। किसी ने कहा कि नहीं, समाज को रिप्रोडक्शन की जरूरत है तो पॉलीगेमी भी जरूरी है। अब उसमें दहेज की नियम भी आ गए। भाई जिसकी कन्या ला रहे हो, इकोनॉमिक रिसोर्स ला रहे हो, तो आप उसको कुछ बदले में क्या देंगे, ब्राइड प्राइस देंगे, कन्या मूल्य कहते हैं उसे। क्योंकि आप किसी के घर से क्या ला रहे हो, एक इकोनॉमिक रिसोर्स लेकर आ रहे हो, तो आपको बदले में क्या देना चाहिए, कंपनसेशन करना चाहिए उसे, तो आप पैसा देंगे। कुछ ने कहा कि नहीं, कन्या तो बोझ है, तुम ले जाओगे, हम तुम्हारी कन्या ले जा रहे हैं तो तुम्हारा भला कर रहे हैं, तुम हमें पैसा दो बदले में, हम इसे पाल रहे हैं। तो हमने दहेज देना शुरू कर दिया। क्लियर है? फिर चूंकि जीवन में एक बार होगा, जीवन, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन है, तन और मन दोनों बदलते हैं उस दौर में आकर, बदलते हैं। तो जब वो बदलेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा कमिटमेंट एक के साथ होना चाहिए। तो फिर हमने कहा कि कहेगा कबूल है, कोई कहेगा कि एक्सेप्टेड है, कोई कहेगा ये 7 फेरे लेके ही होगा। ठीक, अब वो 7 फेरे के चक्कर में जीवन भर माता पिता के, जो माता पिता वो सेविंग भी करेंगे अपनी, गोल्ड निधि में, निधि में के नाम पे इकट्ठी होती रहेगी कि एक दिन इस पर खर्च करना है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का है तो उसके लिए घर की व्यवस्था, नौकरी व्यवस्था, लड़की है तो उसके लिए फिर दहेज की व्यवस्था करेगा। और जब पर्टिकुलर डे आएगा तो गवाह कौन है, ये आपने दिया कि नहीं दिया, कल गवाही कौन देगा अगर कोई मुकर गया तो भैया ऐसा करो कि तुम भी जब आओ, दो लोगों को तुम भी ले आना, और हम भी क्या करेंगे, 2 लोगों को लेते आएंगे, बारात बन गई। अब बड़ा सामाजिक का प्रश्न कि तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, तुम कितनों को ला सकते हो और तुम कितनों को खिला सकते हो। बहुत कम मौके आते हैं ना जब समाज में व्यक्ति अपनी छाप छोड़ना चाहता है, तो ये मौका है छाप छोड़ने का। तो फिर अनावश्यक खर्च, अनावश्यक उपभोग, बर्बादी करके बताया है कि देखो कितने सक्षम है। ठीक, अब वो 7 फेरे की परंपरा बेसिक है, और उसके लिए जो किया जा रहा है वो सब मार्केट ने भी देखा कि इसमें पैसा है, तो बैंड बाजा बारात। मतलब आप उस मूवी में देखते होंगे ना कि वो बोलते हैं कि आप लोग शादी कैसे कराते हैं, किसकी मदद से करते हैं, बोले चाचे मामे मिल जाते हैं, हो जाती है शादी। मेरे रिश्तेदार आते हैं, वो गवाह भी हैं और हेल्पर भी हमारे, तो हम भी उनके यहाँ जाते हैं। तो बोला एक काम अगर हम कर दें, तो बोला तुम करो, बस थोड़ा सा पैसा लगेगा। तो जिसके पास नहीं है, किनकी, चाचे और मामे की, उनको एक्सपर्टाइज लोग मिल जाते हैं, उनके हेल्पिंग हैंड मिल जाते हैं। ठीक, आप कोई जहाज में करता है तो कोई अंतरिक्ष में करता है, कोई डूब पानी में डूबते हुए करेगा, क्योंकि दुनिया से क्या करना, अपने आप को अलग दिखाना। वो सब ढांचा है, मूल विचार वही है। उसको कितना एक्सलरेट किया जाए, उतना कितना दिखावे में बदला जाए, कितना खर्च किया जाए, वो सब की व्यवस्था अलग अलग है समाज में। तो ये है ढांचे से आशय। उस चीज को और बेहतर किया जाए तो हिंदू विवाह अधिनियम 1954-55 बन गया, उसको लीगलिटी दे दी गई, मनुस्मृति ने उस पर नियम लिखे, एज तय दी गई। ये सब किस में आते हैं, ये शुरुआती दौर में कुछ भी नहीं था ऐसा। शुरुआती दौर में तो केवल इंस्टिंक्ट है, ड्राइव है। जब भी ड्राइव एक्टिव फोर्स करेंगे आपको संबंध बनाने थे, ड्राइव स्लो डाउन हुई, संबंध बनाना छोड़ सकते थे आप। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसके लिए हर स्टेज के लिए क्या है, कुछ नियम। तो इस तरह से हर संस्था का विकास इसी प्रकार से होता है। तो ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसे आप कहते हैं ना कि हम कोचिंग जा रहे हैं, तो कोचिंग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलते हैं ना इंस्टीट्यूट जा रहे हैं।
तो हमारे लिए इंस्टीट्यूट एक जगह है पर्टिकुलर, नहीं। समाजशास्त्र में जगह नहीं, समाजशास्त्र में वो केवल हमारे काम करने के निश्चित तरीके हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में बने हुए हैं। क्लियर है? तो ये संस्था और संस्था का विकास इस तरह से हमें दिखाई देता है। ठीक है बात? चलिए वापस अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। क्यों भैया, क्या लोगे जाने का? क्लियर है बात? संस्था का जन्म कैसे हो रहा है? अब समिति, समुदाय, समूह और समाज, कौन सी ऐसी चीज है जहां समाज या नियम, जहां संस्था अर्थात नियमों की जरूरत नहीं है? जहां मनुष्य है, इन सब में मनुष्य है। कहां ऐसी जरूरत है जहां संस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती? ऐसी कोई भी चीज है इसमें से जो बिना नियमों के रह सकती हो, बिना नियमों के चल सकती हो, बन सकती हो? नहीं। ठीक, तो संस्था इन सब के लिए जरूरी है। ये एक मिनट के अंदर, एक मिनट के लिए भी बिना नियमों के नहीं रह सकते। तो संस्था अमूर्त होने के बावजूद सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ नियम। ठीक है? मनुष्य सामाजिक ही इसलिए है क्योंकि वो क्या बनाना और फॉलो करना जानता है। नहीं तो सामाजिक रहेगा ही नहीं। नियम है और नियमों को खुद स्वतः पालन भी करता है। आत्म दबाव या आत्म जो फोर्स है, सेल्फ फोर्स है, वो उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, दूसरा नहीं मानेगा, दूसरा नहीं मानेगा तो कल को मुझे समस्या होगी। आप अपनी लाइन में क्यों चलते हैं? एक तो मजबूरी है कि पुलिस चालान काट देगी, दूसरा जो वाकई ड्राइविंग सेंस, सिविक सेंस जानता है वो क्यों चलता है? कि अगर सब एक लाइन में चलेंगे तो फिर किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। इसलिए उसके मानक बनाए गए हैं कि कितनी स्पीड पर कहां और कैसे चलना है। ये तो है। क्लियर है? तो ये दोनों बिना संस्था के नहीं चल सकते। अब मनुष्य ने किसको बनाया है? ठीक, तो ये सभी क्या हैं? ये तीन मनुष्य की स्वाभाविक जरूरतों का परिणाम है। क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं तो पैदा होगा ना, किसी किसी इलाके में तो पैदा होगा ही, और यानी भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होगा, नहीं होगा? और क्षेत्र में पैदा होगा तो फिर वो खुद डिसाइड कर सकता है कि कहाँ पैदा होना है? नहीं तय कर सकता। यानी ये स्वजन्मा है, स्वतः जन्म होता है इसका। ठीक, जबकि समूह क्या है? मनुष्य की मूल जरूरत है, उसका व्यवहार है, इंस्टिंक्ट है, कंपेनियनशिप। तो मनुष्य समूह बनाता है। आरंभिक समूह में तो उसका नियंत्रण नहीं होता, परिवार में उसका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि माता और बच्चा कम से कम दो तो साथ रहेंगे ही रहेंगे, तो वो समूह बना ही लेंगे। ठीक, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या कर सकता है? अकेला रह सकता है सामान्यतः। लेकिन सामाजिक बने रहने के लिए क्या जरूरी है? कि वो समूह में रहे। तो दो चीजें हुई, एक समूह को बनाता भी है, दूसरा समूह में जन्म लेता है, इसलिए उसकी मूलभूत जरूरतों में शामिल होता है। लेकिन स्वजन्मा नहीं है, समूह स्वजन्मा नहीं होता। सामुदायिक क्षेत्र है इसलिए जन्मा है। ठीक, ये अलग बात है कि दुर्खिम क्या मानते हैं? सुई जेनरिस, समाज स्वतः बनता है। तो वो बनने की प्रक्रिया तो ठीक है, माता और बच्चे पैदा होंगे, बच्चा साथ में रहेगा, फिर फादर भी साथ में रहेगा, और लोग भी साथ रहने लगेंगे, तो स्वतः बनने लगेगा। मतलब जानबूझकर नहीं बनाए जाते। लेकिन समिति क्या है? जानबूझकर निर्मित की जाती है। संस्था भी स्वतः जन्मा नहीं हो सकती कि मनुष्य, नियम कौन बनाएगा? मनुष्य बनाएगा ना, तो ये भी स्वजन्मी नहीं है, स्वजन्मा नहीं हो सकती। संबंध भी स्वजन्मे नहीं होते है। अन्यथा अगर स्वजन्मा होते तो बच्चा पैदा होते ही क्या बोलता? सीधा वो अपने संबंधों का प्रयोग करता है, जबकि संबंध उसे सिखाए जाते हैं कि ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है।
ठीक है। अब बात करते हैं कि मनुष्य व्यवहार पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सभी का प्रभाव मनुष्य व्यवहार पर सामाजिक नियंत्रण पैदा करता है। ये सभी मनुष्य के सामाजिक नियंत्रण के लिए जरूरी है। मूल चीज है संस्था, लेकिन आप देखते हैं कि चारों बिना संस्था के नहीं रह सकते ना। तो नियम किस लिए बनाए जाते हैं? मनुष्य को नियंत्रित रखने के लिए, अनाचार से बचने के लिए, कि एक दूसरे पर दबाव या बल का प्रयोग ना करे। भी सामाजिक नियंत्रण में मदद करते हैं। ये सभी समाजीकरण में मदद करते हैं, सोशलाइजेशन के टूल्स भी हैं। लेकिन फर्क है, ये प्राथमिक समाजीकरण की इकाई है परिवार। कुछ समूह कैसे हैं? प्राथमिक समाजीकरण करते हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञ समूह अर्थात समिति क्या करती है? द्वितीयक समाजीकरण। क्योंकि विशेष चीजें सीख रही है ना, सिखा रही है, तो इसलिए द्वितीयक समाजीकरण हो। अब स्थायित्व देख लेते हैं। ये स्वजन्मा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्या है? स्थायी रहना ही रहना है। ठीक, नियम भी बदलते रहते हैं, यानी ये भी परिवर्तनशील है। मूलभूत नियम रहेंगे लेकिन परिवर्तन होता रहेगा। समूह भी परिवर्तनशील है। समिति तो सबसे कम स्थिर है, सबसे ज्यादा अस्थिर यही है इनमें से, क्योंकि जैसे पूरा हुआ आप समूह छोड़ देंगे, यानी ये ऐच्छिक होती है, ये अनिवार्य होते हैं, ये अनिवार्य है, ये भी अनिवार्य है, और आपके लिए ये भी अनिवार्य है। अब आप कहेंगे कि मनुष्य बिना इनके रह सकता है, लेकिन सामाजिक मनुष्य इनके बिना नहीं रह सकता। तो ध्यान रखना है, हम समाज की बात कर रहे हैं, इसलिए समाज के सापेक्ष देखेंगे, ना कि एक व्यक्ति के सापेक्ष देखेंगे। एक व्यक्ति इन सब के बिना भी जिंदा रह सकता है। मोगली जिंदा रहा, लोगों को मिला, लेकिन कब तक जिंदा रहा? है ना? क्योंकि अगर मनुष्य पूर्णतः विकसित नहीं होगा तो लंबे समय तक जिंदा रह भी नहीं सकता, क्योंकि चलना नहीं सीखेगा। और मनुष्य को चलना सिखाया जाता, ना कि खुद चल। जानवर के बच्चे पैदा होते ही खुद चलने, उनके इंस्टिंक्ट है कि वो चलने लगते, दौड़ने लगते। मनुष्य के अगर बच्चे को आप चलना नहीं सिखाएंगे तो ना वो चलना ना बोलना दोनों ही नहीं सीखेगा। नहीं, संभव ही नहीं। है ना? क्यों नहीं चलेगा? उसका रीजन है, क्योंकि उसकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं। एक तो इंस्टिंक्ट नहीं है कि चलना जरूरी है, उसे पता ही नहीं। ठीक, और दूसरी बोन से कोई बॉन्ड है नहीं, कमजोर बॉन्ड, इसलिए वो खड़ा भी नहीं हो पाता, गिरता है ना। बच्चे क्यों गिरते हैं? छोटे बच्चों को खड़ा करिए तो जल्दी गिर पड़ेगा ना। क्यों गिर पड़ेगा? क्योंकि खड़े होने के लिए हड्डियों में जान चाहिए ना, हड्डी मजबूत चाहिए, और वो बोन्स मजबूत नहीं है। नहीं। ठीक, तो घुटने चलना तो अपने आप सीखता है, लेकिन दो पैरों पर चलना उसे सिखाया जाएगा। बैलेंस होना उसे सिखाया जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस होकर तो वो अपने आप भी प्रैक्टिस करके सीख सकता है, लेकिन कब तक प्रैक्टिस करेगा? तो सीधे चलना तभी संभव है जब आप सिखाया जाए प्रॉपर तरीके से। खड़े होना और सीधे चलने में बड़ा फर्क है। बात समझ में आ रही ना? आपने चिंपैंजी को भी देखा होगा, तो दो पैरों पर खड़ा तो होता है, लेकिन जब चलना होता है तो क्या करता है? वो चारों पैरों पर चलता है, यानी बैलेंस नहीं बना सकता वो। और मनुष्य क्या है? बैलेंस बनाना होता है। आपको, आप तो उठ के खड़े होकर चलते तो आपको लगा बैलेंस बना हुआ है, नहीं, आपने बैलेंस बनाया, आपके पैरों ने बैलेंस बनाया है। क्लियर है? तो इसलिए उसका, मानव का जो शैशवावस्था है सबसे लंबी क्यों होती है? क्योंकि उसे सब कुछ सिखाया जाता है, इसलिए उसकी शैशवावस्था सबसे बड़ी है। 3 से 4 साल 5 साल वो
बहुत अत्यधिक निर्भर है, इसलिए निर्भर है। भोजन मिल भी जाएगा लेकिन बाकी चीजें संभव नहीं। तो मनुष्य तो जिंदा रह जाता है, लेकिन सामाजिक प्राणी तभी बनेगा जब ये सब अनिवार्य होंगे उसके लिए, इसको छोड़। ठीक है, तो दो चीजें, मनुष्य और सामाजिक प्राणी में फर्क है। सामाजिक प्राणी बनाना है तो ये सब अनिवार्य है, हो सकता है कि बिना इसके भी सरवाइव कर जाए। ठीक है बात यहां तक? चलिए अब बात करते हैं, मनुष्य सब में है तो संबंधों की प्रकृति कैसी होती है, वो निर्भर करेगा कि बना क्यों है। ठीक, तो यहाँ प्रकृति की कोई बात नहीं हो सकती होगा कि केवल संबंधों को जानना था, समाज संबंध कैसे होते, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अगर संबंध घनिष्ठ हैं तो फिर वो प्राथमिक समूह बनाएगा। ठीक है, और संबंध घनिष्ठ नहीं है तो वो समिति का निर्माण करेगा। जिनके बीच में पैदा हुआ है, जिन पर वो आरंभ से ही निर्भर रहा है, तो समुदाय पर निर्भर है शुरुआती दौर में, तो यहां संबंध कैसे होंगे, प्राथमिक ही होंगे। लेकिन मनुष्य के जीवन में गतिशीलता आई है, परिवहन का विकास हुआ है, तब से मनुष्य क्या करता है, अपने समुदाय बदलने लगा है। लेकिन फिर भी रहता तो कहाँ है, समुदाय में ही तो है। बात समझ में आ रही है? तो सामान्यतः जहां भी रहेगा, जिनके बीच रहेगा, संबंध कैसे बना लेगा, वो प्राथमिक बना लेगा। इसलिए समुदाय के संबंध कैसे हैं, प्राथमिक, क्योंकि आमने सामने के संबंध है। ठीक, और जहां संबंध प्राथमिक होते हैं वहां संबंध साध्य हैं, होते हैं, साधन होते हैं। साध्य साधन का अर्थ समझते हैं ना, दोनों में क्या डिफरेंस है? साध्य का मतलब गोल, साधन का मतलब मीन्स, अर्थात संबंधों का यूज करते हैं या संबंधों को निभाते हैं। क्या जरूरी मानते हैं हम? संबंधों का निभाना ज्यादा जरूरी माना जाता है, हालांकि संबंधों का प्रयोग करना। तो प्राथमिक समाजों में संबंध क्या है, साध्य है, साधन नहीं। साधन कहाँ मिलेंगे, यहां पर। न संबंधों का लाभ लेकर, संबंधों का आधार बनाकर अपने काम निकाले जाते हैं, और यहां संबंध निभाना ही सब कुछ है प्राथमिक समाज। हाँ, अंत्यक्रिया रेगुलर है और आमने सामने की है, हित सामान्य है, तो संबंध कैसे हुए, प्राथमिक, और संबंध अपने आप में कैसे होंगे, साध्य रहेंगे। जहां अंत्यक्रिया अनिवार्य नहीं है, जानबूझकर बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। ठीक है, दूर रहकर भी चल सकता है, या आप दूसरे से मिले पद के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार नहीं। ठीक है, यानी इम्पर्सनल, आप जिससे मिले वो व्यक्ति मान के नहीं मिल रहे, आप उसे पद मान के मिल रहे हैं। तो जहां संबंध अत्यधिक अनौपचारिक होंगे वहां संबंधों में उतनी ही स्थिरता की कमी होगी, और जरूरत पड़ने पर ही यूज किए जाएंगे, बाकी क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो छुओ और जाओ के संबंध कहाँ होंगे, टच एंड गो समिति में होंगे। यहां संबंधों को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। विशेष उद्देश्य कहाँ है, सॉरी, विशेष उद्देश्य कहाँ है, समिति में। तो यहां संबंध भी टच और गो, यानी छुओ और जाओ की नीति अपनाई जाएगी। कौन सी सोच समझकर बनाई जाएगी, समिति सोच समझ कर बनाई जाती है। अगर उस एंगल से देख रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो भी विशेष उद्देश्य के लिए बनती है ना, इसलिए उद्देश्य पूरा होता है इसलिए समाप्त हो जाते हैं, तो अस्थायी प्रकृति भी है उनकी।
ठीक है। अब क्षेत्र में लोग कैसा काम कर रहे हैं, व्यवसाय कैसा कर रहे हैं, इस आधार पर समुदाय दो भागों में बांट सकते हैं, ग्राम और नगर। ध्यान रखना, जब व्यवसाय देख रहे हैं तब वहां संबंध देख रहे हैं तो समाज कैसा हो जाएगा। अगर तकनीकी देख रहे हैं, ध्यान से देखना, अगर तकनीकी को आधार बना रहे हैं तो समाज होगा आदिम और सभ्य। जब भी हम किसी को आदिम किसी को सभ्य यानी प्रिमिटिव और सिविलाइज बोलेंगे तो बेसिक आधार क्या बनाया हमने वहां, तकनीकी को हमने आधार बनाया। लोग आजीविका कैसे कमा रहे हैं उस क्षेत्र विशेष से, तब उसे हम समुदाय बोल देते हैं, मतलब तब उसे हम ग्राम और नगर के तौर पर देखने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संबंध द्वितीयक होगा, संबंधों का महत्व नहीं, संबंध के आधार पर भी आप इसे बांट सकते हैं। संबंधों के आधार पर बांटने का सबसे अच्छा काम होता है समूह को। अगर संबंध घनिष्ठ हैं तो प्राथमिक समूह, और संबंध घनिष्ठ नहीं है तो द्वितीयक समूह। प्राथमिक संबंधों की क्या पहचान है, अभी डिस्कस किया हमने। आमने सामने के संबंध होते हैं, जीवन में सबसे पहली बार आप इनसे मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपके जीवन या व्यक्तित्व को निर्माण में सबसे ज्यादा प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक संबंध आके प्राथमिक क्यों हैं, तो कूले के अनुसार, उन्हीं के अनुसार पूछा भी जाता है कि प्राथमिक संबंध प्राथमिक कूले के अनुसार है क्योंकि वो आमने सामने के संबंध है, कूले के अनुसार। लेकिन हम ये बात नहीं मानेंगे, अगर वो बिना कूले के अनुसार पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, प्राथमिक समूह संबंध इसलिए प्राथमिक हैं या समूह इसलिए समूह में प्राथमिक है क्योंकि वे व्यक्तित्व के निर्माण में या व्यक्ति के जीवन में आधारभूत और मौलिक भूमिका निभाते हैं। आधारभूत भूमिका यानी जीवन निर्वाह अस्तित्व इन्हीं समूहों पर निर्भर करता है। अब देखते हैं उन्होंने किस किस को शामिल किया प्राथमिक समूहों में। तो प्राथमिक संबंधों की प्रकृति समझिए। सबसे पहले मैंने आपको बताई, कूले भले ही कह रहे हैं आमने सामने के संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ का मतलब मैंने समझा दिया कि आपके उनके होने ना होने से आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, आगे भी पड़ेगा। अगर वो नहीं होते तो आप सरवाइव भी नहीं कर पाते। इस संबंध में वो प्राथमिक है। आपके व्यक्तित्व में जो सोच चिंतन बना है वो मूलभूत उन्हीं की देन है। तो कूले से पूछे कौन है प्राथमिक समूह, फिर तो परिवार, फैमिली, पड़ोस और पीयर ग्रुप। तो ट्रिपल पी है, फैमिली, परिवार, पड़ोस, नेबर्स, और खेल समूह अर्थात पीयर ग्रुप। इसके अलावा बाकी सब उनके लिए क्या है, द्वितीयक समूह। तो द्वितीयक समूहों से बॉटोमोर भी जुड़ा है, किंग्सले डेविस भी जुड़े, लेकिन प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले की है, ये ध्यान रखें। देखते हैं, हम बार बार परिवार की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी समाज में आपस के आसपास चीजें हैं आप पहचानिए कि वो किस कैटेगरी में शामिल होंगी, और तभी पहचान सकते हैं जब आप उन पर मूलभूत विशेषताओं को लागू कर देंगे तब। तो परिवार क्या है, समूह है, संस्था है, समिति है, समुदाय। पहले तो बताइए परिवार क्या है इन चार में से। समूह है, सही है। विवाह क्या है, क्योंकि नियम है तो इसलिए केवल क्या है वो संस्था। क्लब क्या है, क्लब समिति। उद्देश्य कैसे हैं, विशेष है। अब जब कब ज्वाइन करते हैं, मूलभूत जरूरतों के लिए या खा पी के पेट भरने के बाद जाते हैं, सब कुछ कंफर्टेबल है फिर आप क्लब ज्वाइन करते। पॉलिटिकल पार्टी समिति है क्योंकि विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। कॉलेज, कॉलेज नियमों के तौर पर देखेंगे तो
और व्यक्तियों के समूह के रूप में देखेंगे तो है कि नहीं? जरूर नहीं कि एक चीज एक ही हो सकती है, एंगल बदल दोगे तो आंसर भी बदल जाएगा। भाई स्कूल में पढ़ने भी तो जाते हैं, तो वहां समूह तो बनता ही बनता है वो, लेकिन नियम है तो वो संस्था भी बन गई। ठीक है, मनुष्य इनमें से किस बिना नहीं रह सकता? सामाजिक मनुष्य की बात हो रही है। नहीं, वो एक चुनना पड़े तो क्या चुनेंगे? अगर आप समाज चुनते हो तो समाज के नियम होंगे कि नहीं होंगे? तो फिर क्या जरूरी है? और समाज तो संबंध है ना, सबसे पहले कहाँ बनते हैं? तो समाज से बेहतर तो समूह आंसर होगा। ठीक है, तो मूलभूत जरूरतें समूह, संस्था और समुदाय से होती। समाज में आप पैदा नहीं होते, समाज तो आप बनाते हो संबंधों के थ्रू। ध्यान रखेंगे इस बात का। इसमें से किसकी मेंबर ले सकते हो और किसकी मेंबरशिप छोड़ सकते हो? समूह की मेंबरशिप छोड़ सकते हैं, छोड़ दी, चलिए। समिति की ले सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, मान लिया। और समुदाय भी आ जाइए, चले जाइए, छोड़ दीजिए। किसकी किसकी मेंबर आप नहीं बन सकते इसमें? संस्था के मेंबर। क्यों? क्योंकि वो नियम है, तो नियमों को फॉलो कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन नियमों को मेंबर कैसे बन जाएंगे आप? वो अमूर्त और आप मूर्त हैं। इसलिए आप, हम कभी भी संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते, समितियों के सदस्य हो सकते हैं। मैकाइवर ऑन पेज। हम कभी समितियों के सदस्य नहीं होते, समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते। मैकाइवर पेज का कथन है। राज्य क्या है? समुदाय है। जिस राज्य का कोई नाम नहीं होता होगा, क्या वो राज्य ने वो, तब कैसे करेंगे आप उसके साथ? तब भारत जब गुलाम था तब राज्य था? नहीं था ना, संप्रभु सरकार तो नहीं थी हमारे पास, लेकिन कुछ तो था। राज्य समिति है, क्योंकि विशेष उद्देश्य पूरे करती है। ठीक है, जनजातीय समाजों में रहने वाले लोग जो कभी किसी के संपर्क में नहीं आए, क्या वहां राज्य होगा? आज तक सभ्यता के संपर्क में नहीं आए, क्या वहां राज्य होगा? नहीं होगा। यानी राज्य हमारे स्पेसिफिक गोल्स को पूरा करता है, ना कि प्राइमरी गोल को पूरा करता है। हम बिना राज्य के भी रह सकते हैं। तो राज्य समिति है, एसोसिएशन। तो संविधान क्या है? कानून क्या है? संस्था है। संविधान संस्था क्या है? संस्था है। कानून संस्था है। सरकार क्या है फिर? सरकार संस्था तो है, नियम तो है ही, और ये भी समिति हुई, क्योंकि विशेषज्ञ लोगों का समूह है, तो समिति हुई। लोकतंत्र क्या है? संस्था। बिल्कुल ठीक है, संस्था ही है, काम करने का तरीका ही तो है। समाज समुदाय में पाया जाता है, समाज समुदाय में पाया जाता है, या समुदाय में समाज में समुदाय पाया जाता है? सेंटेंस चाहे तो लिख लीजिए, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो लिख दिया करो इस सेंटेंस को, कि क्या समाज में समुदाय पाए जाते हैं या समुदाय में समाज पाया जाता है?
सबका जवाब है ये? सिद्ध करना पड़ेगा कैसे? संबंध होगा, है ना, बिल्कुल ठीक। तो समुदाय में समाज संभव। अगर तब समाज में समिति, या समिति में समाज बनेगा? समाज कैसे, समाज तो संबंध है ना, तो वहां लोग कैसे आ जाएंगे? लोग रहेंगे तो समाज बनेगा ना। समिति के लोग अगर निरंतर जुड़े रहें, आपस में संबंध बनाते रहें, तो समाज बना लेंगे उसमें। समुदाय में समिति होगी या समिति में समुदाय होगा? समुदाय में समिति हो सकती, प्राथमिक होते होने के बावजूद भी समुदाय में समितियां हो। में से किसका आकार एक गली मोहल्ले गांव से लेकर पूरा संसार हो सकता है, पूरी पृथ्वी हो सकती है? जो जवाब दीजिए उसका कारण भी बताना पड़ेगा, क्यों जवाब दे रहे हैं आप ये वाला। समिति, समिति विशेष उद्देश्य, पूरी दुनिया के लोग आ जाएंगे उसमें? ऐसी कोई समिति बताओ जिसमें पूरी दुनिया के लोग आ रहे हो। मैंने क्या पूछा? आकार पूछा, आकार। समुदाय का आकार होता है कि किसी और का भी आकार है इसमें से? भाई प्राथमिक समूह का आकार कितना बड़ा हो सकता है? छोटा हो सकता है। पूरे दुनिया को प्राथमिक समूह बना लोगे आप? भाई समाज तो हो ही नहीं सकता, आकार की बात तो है ही नहीं, क्योंकि संबंध है। संस्था की भी, संस्था की व्याप्ति, व्याप्ति माने हर जगह पाई जा सकती है, लेकिन आकार तो नहीं हो सकता ना। आकार होता तो दुनिया के सभी लोग एक जैसा विवाह करते हैं क्या? नहीं बनाते ना। दुनिया का कौन सा नियम है जो सब एक जैसा फॉलो करते हैं, बताओ? कुछ ना कुछ तो फर्क आता ही है ना। और इतनी सी मैंने कहा, एक गांव एक मोहल्ले से लेकर पूरी पृथ्वी तक आ सकती है उसमें। जब मैंने पृथ्वी कहा, गांव मोहल्ला कहा, तो वो क्या है? स्थान है कि नहीं है? स्थान किसकी विशेषता है? समुदाय की विशेषता है। इसलिए मूलभूत क्यों बताया मैंने, यही बताया। जब तक आप ये पहली लाइन क्लियर रखेंगे ना, आपको सारे अंतर स्पष्ट होते रहेंगे, और जहां आप ये भूले, सारे अंतर बेकार हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब मिलता जुलता है। यही चीज है जो एक दूसरे को अलग कर रही है। अन्यथा आम आदमी से पूछोगे तो सबको क्या बता देगा वो? आम आदमी के लिए सब क्या है? एक ही है ना। आपके लिए अलग क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ अंतर आपको रखने ही पड़ते हैं, और हैं भी। यही विशेषज्ञता है। क्लियर है बात? ठीक है, कुछ और प्रश्न पूछ लेते हैं। समुदाय पहले आया या राज्य पहले आया? समुदाय पहले आए होंगे, राज्य बाद में आया। समुदाय सीमित है या राज्य सीमित है? समुदाय सीमित है, राज्य बड़ा हो सकता है ना। कौन स्वाभाविक है और कौन कृत्रिम है, अगर समाज और समिति की बात करें तो? समिति कृत्रिम और समाज स्वाभाविक। ठीक है। किसमें सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, जबकि किसी में केवल सहयोग पाया जाता है? समिति में सहयोग और समाज में संघर्ष दोनों पाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब है। किसमें सामुदायिक भावना और किसमें व्यक्तिगत भावना है? किसमें सामुदायिक यानी समूह की भावना है और किसमें व्यक्तिगत भावना है? भाई विशेष उद्देश्यों के वो व्यक्तिगत होगा, और जहां लक्ष्य जीवन ही लक्ष्य है, साधन लक्ष्य है, तो हम व्यक्तिगत हित हो ही नहीं सकते, वहां सामुदायिक हित होंगे, जाहिर सी। इन पर हितों की बात हम कर नहीं सकते, क्योंकि हित जैसी कोई चीज होती ही नहीं है यहाँ पर।
ये तो केवल साधन है एक तरह का। और सबसे कंफ्यूजिंग प्रश्न देखो, भटकना मत, क्योंकि गलती होने की संभावना पूरी पूरी होती है। जब भी कोई भी एग्जाम्पल आपको देता है एग्जामिनर, कोई भी एग्जाम्पल दे और पूछे क्या है, उस पर सोसाइटी के सारे रूल्स लागू हो रहे हैं तो क्या हो गई वो मूल तो संबंध है। संबंध दृष्टिकोण से देखो तो समाज दिखाई देना चाहिए, सारे लक्षण आ गए। कम्युनिटी, सारे लक्षण दिखने चाहिए जो आपने लिखे हैं। एसोसिएशन, सारे लक्षण दिख रहे हैं। इंस्टीट्यूशन के सारे लक्षण दिख रहे हैं। तो वो वही हो गई, विशेषताओं को लागू करते जाओ। मसला कई बार क्या फंसेगा कि किसी एग्जाम्पल में समिति के अधिकांश विशेषताएं होंगी, किसी में इसकी होंगी और किसी में इसकी विशेषताएं होंगी। तब क्या कहें उसे, ठीक है? तो तब उसमें अर्ध शब्द का प्रयोग होगा, आभासी होगा। ठीक, तो विशेषता उपलब्ध है और बाकी विशेषताएं कम ज्यादा हैं तो उस पर अर्थ डाल दीजिए। याद रखना, एक ही विशेषता मिल जाएगी तो क्या नहीं होगा, उसे वो नाम नहीं दिया जा सकता। मूल विशेषता मिले प्लस एक दो और मिले लेकिन बाकी सब गायब हो रही हैं तो आप अर्थ कैटेगरी में डाल दीजिए उसको। समझ आई बात? एग्जाम्पल से हम अभी प्रूव करेंगे कि जवाब कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे आर्य ब्रह्म, किसमें डालोगे इसे? समिति के हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य विशिष्ट है। तो समाज शब्द से क्या मुश्किल हो सकती है? क्या पहले किस कैसे कैटेगरी में डाल दोगे? आप इन्हें समाज कह सकते थे, संस्था भी कह सकते हो। तो आर्य समाज संस्था और समिति दोनों नहीं है क्या? नियम तो है ही कम से कम, और नियम है तो ठीक है। सामान्य हित नहीं है तो कैसे हो गए? समिति हो गए। तो आर्य समाज दोनों हुआ। तो ऐसा लगेगा कि समाज शब्द आ गया तो समाज है, बिल्कुल नहीं है। समिति और संस्था ज्यादा व्यवहारिक जवाब है उसके लिए। क्या परिवार को समिति कह सकते हैं? उससे बेहतर है कि कहें समिति। बताओ, समिति के विशेष उद्देश्य होते हैं, परिवार में कौन सा हित विशेष है? और अगर जिसको आप विशेष कहें रोटी कपड़ा मकान को, तो फिर जीवन में सामान्य उद्देश्य क्या बचे? आपने कहा ना परिवार समिति, इसका तो कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए। क्या है विशेष उद्देश्य? अब आप कहेंगे सर खाना मिलता है, आर्थिक जरूरतें पूरी होती हैं, जैविक जरूरतें, मानसिक जरूरतें। अब हमारा क्रॉस क्वेश्चन है कि अगर ये सब विशेष जरूरतें तो सामान्य जरूरतें आपकी और मेरी क्या है? बताओ। मेरी सामान्य जरूरतें क्या है? अगर जो विशेष आप बता रहे हो तो सामान्य मनुष्य की जरूरतें सामान्य कौन सी होती हैं इनके अलावा? रोटी कपड़ा मकान और शरीर की जरूरतों के अलावा और कौन सी जरूरत है जो सामान्य है? हाँ, तो वो इसी में शामिल हुई ना। रोटी कपड़ा मकान क्या दे रही है आपको? सुरक्षा ही तो दे रही है। जिस सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, दूसरी सुरक्षा तब मिलेगी जब आप जिंदा रहेंगे। रोटी कपड़ा मकान ही नहीं रहेगा तो फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं मिलती परिवार से एजुकेशन, कहाँ मिलती है बताओ? परिवार से जरूरतें कहाँ मिल रही हैं हमें? शिक्षा तो बाहर मिलती है ना हमें, ठीक है ना? तो जिन्हें आप जरूरत मान रहे हो, बेसिकली वो जरूरतें दूसरे स्तर पर आती हैं। जिंदा रहे तब शिक्षा लेंगे, या शिक्षा लेंगे तब जिंदा रहेंगे? और जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, मौसम से, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए बरसात से छत चाहिए होगी आपको, ठीक, और कपड़ा भी चाहिए होगा। अब जो भी आप डिमांड करेंगे इसके बाद ही पैदा हो सकती है, इससे पहले कुछ नहीं पैदा होता। ठीक, तो इसका मतलब परिवार में हित तो हैं लेकिन विशेष हित नहीं है, इसलिए उसको हम अर्ध समिति कहें तो ज्यादा बेहतर जवाब।
इसलिए केवल एक विशेषता नहीं मिली लेकिन बाकी मिल रही है, गड़बड़ हो जाती है। एक मिल रही है लेकिन बाकी नहीं मिल तब भी गड़बड़ हो जा रही है। तो वहां कंफ्यूजन में गलत ना करें, इसको पैरामीटर बनाकर आप अपना आंसर रख सकते हैं वहां पर। और एग्जाम्पल देखिए, देखते क्या लिखते हैं। अब क्या परिवार समिति का विकास स्वतः होता है? नहीं होता ना। तो बताइए, परिवार का विकास स्वतः है, जानबूझकर होता है? एज ए संस्था, एज ए नियम, एज ए समूह तो स्वतः विकसित हुआ वो। हाँ, आप शादी करें, अपना परिवार बनाए, वो आपका व्यक्तिगत परिवार है ना। सामाजिक संस्था के रूप में तो परिवार क्या है, धीमे धीमे विकसित हुआ है। और समिति, नंबर एक, क्रॉस चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। फिर समिति को छोड़कर जा सकते हैं, परिवार को छोड़ सकते हैं क्या? भाई एक छोड़ दूसरे में जाएंगे, आपको जाएंगे तो परिवार में ही। तो इससे विशेषता तय हो गई कि ये पूर्णतः समिति तो नहीं लग रही है हमको। तो ये पहचानने के तरीके हैं। केवल एग्जाम देख के घबराने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल देखकर पैरामीटर्स लगाइए, टिक करते हैं कि हाँ है, ये भी है, ये भी है, ये भी सारी मिल रही है तो साहब भाई 80% मिल गई तो जवाब आप वही रखिए जो आपका मूल जवाब है। 50-60 मिल रही है तो आपको सोचने की जरूरत है, तब आंसर होगा मध्यवर्ती, आभासी, छद्म। पैरामीटर समझ में आ रहा है मेरा? क्योंकि बहुत छोटे एग्जाम्पल देखो और आप फंसेंगे उसमें। जैसे आप अभी समिति एग्जाम में फंस, लेकिन जब मैंने क्रॉस चेक किया तो क्या हुआ, समिति कुछ विशेषता लागू हुई ना, तो नहीं, आधी से ज्यादा लागू तो नहीं हो रही। आप बताओ क्या होगा? तो हमने मध्यवर्ती, छद्म कह दिया, अर्ध कह दिया, आभास। भाई जाति है, क्या है जाति? बताइए। नियमों के समूह के रूप में संस्था तो है। अब बताइए, समिति है, समुदाय है, क्योंकि हर जाति का एक निश्चित क्षेत्रफल पाया जाता है, हर जाति एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाती है ना। थपलियाल होंगे तो कई एक क्षेत्र में ही तो होंगे। बिष्ट है तो किसी एक पर्टिकुलर गांव में तो होंगे। सरयू पारी ब्राह्मण है तो कहीं तो किसी एरिया से होंगे। जाति क्या फीलिंग दे रही है? कम्युनिटी की फीलिंग भी दे रही है। बात समझ में आ रही है? आपके विशेष क्षेत्र भी है जाति, वो भी पूरा करती है, समिति की फीलिंग भी दे रही है आपको। आप जाति से लगाव महसूस करते हैं तो हो सकता है कि प्राथमिक समूह भी मान लें आप इसे। क्योंकि नियम होते हैं, जिससे जाहिर सी बात है क्या है, संस्था तो है ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, संस्था पे तो टिक हो गई। बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं मिल रही हैं। ठीक, ऐसे ही जेल, क्या मानेंगे? जेल की चार दीवारी होती है कि नहीं होती? होती है, तो क्या लगेगा? समुदाय लगेगा। लेकिन क्या स्वतः बनती है जेल? प्राथमिक संबंध होते हैं वहां पर? क्या घनिष्ठ संबंध होते हैं वहां पर? लाइफ टाइम रहना चाहते हैं? अब बताइए क्या है? मूल विशेषता मिल गई ना, लेकिन बाकी गायब हो गई। अर्ध, आभासी या सीमावर्ती समुदाय। मूल तो मिल रही है ना। तो इसलिए मैंने कहा जब मूल मिल जाए तो वो सीमावर्ती है, अर्ध है, आभासी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर तभी निकलेंगे जब आप जितने आपने विशेषताएं और जितने आपने अवधारणाएं पढ़ी हैं, लक्षण अगर आप दिमाग पर रहे तो आप अंतर निकाल पाएंगे, अन्यथा मुश्किल होगी। क्योंकि एंगल बदलते ही सबको दिखने लगेगी वो। लेकिन ध्यान रखना है कि एंगल में एक ही चीज दिख रही है, एक से ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो एक दिख रही है तो फिर आधी हो गई वो, आधी। तो जाति भी क्या हुआ? सीमावर्ती समुदाय उदाहरण हुआ। राज्य भी देख लो, राज्य का भी तो एक एरिया है ना कोई। लेकिन राज्य स्वतः विकसित तो नहीं होता, होता है क्या? राज्य को आप बदल भी सकते हैं। ठीक,
राज्य के सभी लोगों से आपके संबंध प्राथमिक होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, इसलिए सीमावर्ती समुदाय कहना ज्यादा बेहतर होगा, ना कि समुदाय कहना बेहतर होगा। ठीक है, समिति कह सकते हैं, भौगोलिक समिति तो है। पकड़ पा रहे हो? दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, आंसर चेंज होते हुए दिखने लगेंगे। अंतिम निर्णय लेने से पहले जो आपने माना है क्रॉस चेक कर लेना एक बार कि बाकी से कैसे अलग किया आपने इसको। नहीं, अदरवाइज आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, गलत होगा वो और माइनस मार्किंग होगी ऊपर से वो अलग, तो ज्यादा दुख होता है। ठीक है, और कंफ्यूजन दूर करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। 80% लोग अटेम्प्ट करेंगे और 70% खत्म से गलत करके आएंगे, लेकिन तरीका अगर दिमाग में बैठ गया तो आपका कभी गलत नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी पूछ ले आपसे। मेरा समझ में आ रही है आपको? ठीक है। किसने राज्य को महासमिति कहा? ये मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस लिखा चुका हूं। तो मैकाइबर पेज क्या कहता है? राज्य एक महासमिति है। तो ये आपको गुप्ता एंड शर्मा में मिल जाएगा, इसके लिए मुझे लिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, परिवार कब समुदाय लगता है और कब समिति लगता है? लगता भी है नहीं, पहले तो ये तय कर लेते हैं, और लगता है तो कब कब ऐसा है? भाई बच्चे का जन्म हो रहा है तो किसी घर में किसी एरिया में तो होगा। ठीक, संबंध कैसे बनाएगा सबसे वो? प्राथमिक। जरूरतें कैसी पूरी होंगी? प्राथमिक। तो क्या लगने लगा? समुदाय। लेकिन जैसे अपने परिवार को छोड़कर दूसरा परिवार बनाने लगेगा, या ग्रामीण समाजों में परिवार क्या है? समुदाय की भूमिका निभाता है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ परिवार बदल देते हैं या पड़ोस बदल देते हैं, तो क्या होता है वहां पर? वो समिति लगने लगती है। ठीक है, तो आरंभिक मनुष्य के आरंभिक स्तर पर परिवार समुदाय की भूमिका निभाता है, और जैसे विकसित होता है, अपना कैरियर डेवलप करता है, मूव करने लगता है, वहां से अपना परिवार बनाने लगता है, तो समिति बन जाता है वो। नंबर एक। नंबर दो, ग्रामीण समाजों में आज भी परिवार कैसे हैं? समुदाय की भूमिका में है, क्योंकि सारा जीवन उसी के इर्द गिर्द वो घूमता रहता है उनका। आगे बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास के माध्यम से आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। जिन्होंने नहीं किया तो उनका रिवीजन हो गया होगा। अब जो रह गया पार्ट है वो आपके नोट्स में आपके पास उपलब्ध है कि किसने क्या कहा है, किसकी कितनी विशेषताएं हैं, किसके कितने प्रकार हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताए थे, प्राथमिक समूह किसने बताया, द्वितीयक समूह किसने बताया, ऐसे प्राथमिक समाज, द्वितीयक समाज, प्राथमिक समुदाय, द्वितीयक समुदाय, ये सब आपके पास नोट्स में उपस्थित है, फैक्चुअल है। वो क्लास में समझाने की जरूरत बहुत ज़्यादा है नहीं। जहाँ अंतर था वो मैंने आपको बता दिया। बर्बर सभ्य बोले, आदिम बोले, तकनीकी आधार है। प्राथमिक द्वितीयक बोले तो आपके जीवन में भूमिका कितनी है उसकी, इससे तय होगा संबंध कैसे हैं उसके पास, भरोसा कितना कर सकते हो आप उससे। क्लियर है? व्यवसाय क्या कर रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे, तो शहरी और ग्रामीण भी कह सकते हैं आप उसे। आ रही बात समझ में? कस्बा भी कह सकते हैं आप उसे। तो ग्राम भी एक समुदाय है, कस्बा भी एक समुदाय है, नगर भी एक समुदाय है। ठीक, ग्रामीण जीवन को प्राथमिक संबंधों से देखेंगे तो क्या लगेगा? वो प्राथमिक समूह का निर्माण कर रहा है। ऐसे समिति, अगर प्राथमिक रूप से समिति है तो द्वितीय रूप से समिति बिल्कुल नहीं हो। अगर समिति मान भी ले तो समिति कौन सी है? प्राथमिक समिति। क्योंकि उसके बाद आप परिवार को छोड़कर क्या करते हैं? अपनी जरूरत इस परिवार से बाहर पूरी करते हैं। बात समझ में आई?
तो ये सारे विश्लेषण किस प्रकार के हैं, प्रकार बता रहे हैं हम अब आपको। ठीक, फिर किसने कितने प्रकार बताए हैं ये आपको सब रटने वाला काम है। ठीक है, गुप्ता एंड शर्मा आपके सबके पास है, जो नोट्स लिखा है वो भी आपके पास है। अब आप रटने का काम शुरू कर दें, समझाने वाला काम हमने आज कर लिया आपके साथ। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो कल बेसिक कंसेप्ट के तौर पर कुछ और अवधारणाएं, जैसे संस्कृति, सभ्यता और समाजीकरण। टाइम बचा तो सामाजिक परिवर्तन भी और सामाजिक नियंत्रण, मूलभूत विचार समझ में आ जाना चाहिए। रटने का काम आपको घर बैठ के करना है तो करते रहिए, ठीक रहेगा ये। चलिए, तो ठीक है फिर आज के लिए।